हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका दिलीप कोचिंग सेंटर पे वेलकम करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने जो स्टार्ट करना है वो केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 है। नाम है इसका केमिकल इक्विलिब्रियम। इस चैप्टर के अंदर हमने सीखना ये है कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है और इसकी केमिस्ट्री के अंदर जो एप्लीकेशंस हैं उनको देखना है। इन सब को देखने के बाद हम देखेंगे कि हमारे पास जो मोस्ट वर्साटाइल टर्म है कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन को एक्सप्लेन करने के बाद हम दो मजीद नई टर्मिनोलॉजीज जो हैं उनसे वाकिफ होंगे, जिसका नाम है रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स को जानने के बाद हम देखेंगे कि रिएक्शंस की जो टाइप्स है हमारे पास वो कौन कौन सी हैं। रिएक्शंस की टाइप्स डिस्कस जब हम करेंगे तो उसके अंदर एक टाइप हमने डिस्कस करनी है रिवर्सिबल रिएक्शन। तो जब हम रिवर्सिबल रिएक्शन को पढ़ेंगे तो उसके अंदर हमने देखना यह है कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शंस क्या होते हैं। तो ये चंद हमारे पास आज के जो टॉपिक्स हैं जिनको हमने देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिएगा केमिकल इक्विलिब्रियम जो है, अगर आप फोकस करें इस टर्म इक्विलिब्रियम को, तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि हम कोई से दो ऑब्जेक्ट जो हैं उनमें तवाजुन कायम करना चाहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम, इक्वालिटी, इक्वल। तो ये सारी जो टर्म्स हैं इनका मतलब एक ही है, मगर आज जो हमारा इस सेशन के अंदर फोकस होगा वो होगा केमिकल इक्विलिब्रियम। कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो तवज्जो से बात सुनिएगा कि केमिस्ट्री के अंदर अभी तक आपके लेवल की अगर बात करूं तो आपने दो तरह के रिएक्शन जो है 9th और 10th के अंदर डिस्कस करने हैं। तो 9th के अंदर जो आप डिस्कस कर चुके हैं वो है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या थे? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर आप लोगों ने डिस्कस किए थे कि ऐसे तमाम रिएक्शंस जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है वो हो, ऐसे रिएक्शंस को आप लोग क्या कहते थे? रिडॉक्स रिएक्शन। और जो एसिड बेस रिएक्शंस होते हैं, एसिड बेस रिएक्शंस हमने डिस्कस करने हैं क्लास 10th के अंदर, चैप्टर नंबर 10 के अंदर। तो अभी जरा देखिएगा केमिस्ट्री के अंदर जो रिडॉक्स रिएक्शन है और एसिड बेस रिएक्शन है, इन दोनों रिएक्शंस पे जो केमिकल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट है वो एप्लीकेबल होता है। चलें जी, रिएक्शंस की तो हमने बात कर ली। क्या कोई हमारे पास ऐसे प्रोसीजर्स भी हैं केमिस्ट्री के अंदर जिनके अंदर केमिकल इक्विलिब्रियम का जो कॉन्सेप्ट है वो एप्लीकेबल है? तो आपका क्या जवाब होना चाहिए कि जी हां सर, बिल्कुल ऐसे प्रोसीजर्स हमारे पास मौजूद हैं जिनमें केमिकल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट जो है वो क्या है? एप्लीकेबल है। जिनके अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं देखिएगा। दो प्रोसीजर्स हम डिस्कस करेंगे। सबसे सिंपल जो है, एक प्रोसीजर आपने चैप्टर नंबर 16 केमिकल इंडस्ट्रीज के अंदर डिस्कस भी करना है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम, जिसके अंदर आप क्या करते हैं कि जो जमीन से खाम तेल निकालते हैं, क्रूड ऑयल जो निकालते हैं, उस ऑयल को रिफाइनरीज के अंदर ले जाके आप लोग फ्रैक्शनल टावर के अंदर, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो टावर होता है उसके अंदर उसको क्या करते हैं? डिफरेंट फ्रैक्शंस को सेपरेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। और सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन क्या होता है, ये टेक्निक आपने फर्स्ट ईयर के अंदर डिस्कस करनी है। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन बेसिकली ये होता है कि कोई से दो इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं, उनको हम क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं। तो ये तो हमारा हो गया इंट्रोडक्शन। अगर मैं एक और नेचर में इक्विलिब्रियम जो होता है बायोलॉजी के अंदर आप लोग डिस्कस करते हैं कि हमारे पास कार्बन और ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड और जो ऑक्सीजन है। तो बात यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के दरमियान जो इक्विलिब्रियम है, हम लोग यूज करते हैं ऑक्सीजन, प्लांट्स यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये इनके दरमियान भी क्या है? इक्विलिब्रियम है। ये जो एग्जांपल है ये भी आप लोगों की बुक के अंदर क्या है जी? मेंशन है। तो देखिएगा कि हमारे पास केमिकल रिएक्शन क्या होता है। ये बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है, ये ऐसा चेंज है जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस आपस में केमिकली रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करके कोई नया सब्सटेंस बनाते हैं। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं कि ये हमारे पास क्या है? केमिकल रिएक्शन है। मैं रिपीट कर रहा हूं कि हमारे पास केमिकल रिएक्शन क्या होता है। बेसिकली ये एक ऐसा केमिकल चेंज है, अ केमिकल चेंज that occurs when two or more substances combine to form a new substance is called chemical reaction। यानी कि जब भी आपके पास दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में कंबाइन होते हैं तो उनके कंबाइन होने के नतीजे में जो नया सब्सटेंस बनता है, उस नए बनने वाले सब्सटेंस को आप लोग क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। ये हमने आगे डिस्कस करना है। तो केमिकल रिएक्शन के अंदर आपने ये चीज याद रखनी है कि इसके अंदर सब्सटेंसेस रिएक्ट करते हैं और जो सब्सटेंसेस होते हैं और जो
सब्सटेंसेस होते हैं, इनकी डेफिनेशन आप लोग पढ़ चुके हैं। द प्योर फॉर्म ऑफ मैटर इज कॉल्ड सब्सटेंस। तो जब सब्सटेंसेस रिएक्ट करते हैं, मिसाल देखिएगा कि मेरे पास है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जब रिएक्ट करेगा किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। तो ये हाइड्रोजन एक सब्सटेंस है, ऑक्सीजन दूसरा सब्सटेंस है। जब ये दो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं प्लैटिनम कैटालिस्ट की मौजूदगी में, तो ये क्या बनाते हैं? वाटर बनाते हैं। अब देखिएगा, ये दो सब्सटेंस थे, इन दो डिफरेंट सब्सटेंसेस के मिलने से एक नया सब्सटेंस बना जिसका नाम क्या है? वाटर है। तो केमिकल रिएक्शन के अंदर कोई से दो या तीन या चार सब्सटेंसेस मिलते हैं, तो प्रोडक्ट्स जब वो बनाते हैं, जब वो नया सब्सटेंस बनाते हैं, तो ऐसे प्रोसेस को, ऐसे चेंज को हम क्या नाम देते हैं? केमिकल रिएक्शन का नाम देते हैं। तो देखिएगा कि केमिकल रिएक्शन जो होता है, इसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। अब जिस तरह से इधर देखिएगा, मैंने नाम लिया है कैटालिस्ट का। कुछ रिएक्शंस हमारे पास ऐसे होते हैं जो कैटालिस्ट के बगैर नहीं होते। कौन सी कंडीशंस होती हैं केमिकल रिएक्शंस की? आखिर ये कैटालिस्ट क्यों जरूरी होता है? अगर हम कैटालिस्ट को यूज ना करें फिर क्या होगा? अगर हम ऑप्टिमम जो टेम्परेचर होता है, जो स्पेसिफिक हीट होती है किसी भी रिएक्शन के लिए जो हमें प्रोवाइड करना होती है, अगर हम वो प्रोवाइड ना करें तो क्या होगा? ये जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं माइंड में आ रहे हैं, ये हमने डिस्कस करने हैं चैप्टर नंबर 4 के अंदर, हाइड्रोकार्बन के अंदर। हाइड्रोकार्बन के अंदर जितनी भी हम प्रिपरेशन पढ़ेंगे उसके अंदर कैटालिस्ट भी होगा, टेम्परेचर भी होगा। तो उधर मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा कि आखिर इनका केमिकल रिएक्शन के अंदर रोल क्या होता है। अभी जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इधर मैंने लिखा है ग्रीन कलर के अंदर, ये आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो आपने बिल्कुल अभी माइंड में ये कोई सवाल नहीं बिठा लेना कि ये पता नहीं क्या चीजें हैं, इनका मकसद क्या है, ये क्या करेंगे। तो ये सारी चीजें हमने डिटेल के अंदर क्या करनी है? डिस्कस करनी है। तो अभी सिर्फ एज ए एग्जाम्पल आपने इस रिएक्शन को क्या करना है? लेना है। चलें देखिए कि नेक्स्ट है हमारे पास रिएक्टेंट्स। अगर आप इसके नाम पे गौर करें, रिएक्टेंट्स यानी कि इसमें हम कोई ऐसे सब्सटेंस जो होंगे केमिकल रिएक्शन के अंदर जो क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं, तो उनको हम क्या नाम देंगे? रिएक्टेंट। तो वो सब्सटेंसेस जो आपस में केमिकली रिएक्ट करते हैं, तो उन रिएक्ट करने वाले सब्सटेंसेस को हम लोग क्या नाम देते हैं? रिएक्टेंट्स का नाम देते हैं। अगर आप इधर दी गई एग्जांपल पे गौर करें, कार्बन और ऑक्सीजन ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रहे हैं। तो बात यह है कि कार्बन एक सब्सटेंस है, ऑक्सीजन एक सब्सटेंस है। ये दो सब्सटेंसेस मिलकर एक नया सब्सटेंस बना रहे हैं जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। केमिकल रिएक्शन तो ये है, हमें इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये केमिकल रिएक्शन है या नहीं है। हमारे पास इधर इस रिएक्शन पे केमिकल रिएक्शन की अगर डेफिनेशन देखें तो उसकी कंडीशन पूरी हो रही है कि दो सब्सटेंसेस मिल रहे हैं और एक नया सब्सटेंस बन रहा है। मगर हमने इस रिएक्शन में देखना यह है कि हमारे पास रिएक्टेंट्स कौन से हैं। तो अगर आप इस रिएक्शन पे गौर करें तो आपको इधर नजर आ रहा होगा कि कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन, ये दो सब्सटेंसेस आपस में कंबाइन हो रहे हैं, ये दो सब्सटेंसेस आपस में केमिकली रिएक्ट कर रहे हैं। तो इन दोनों के रिएक्शन के नतीजे में जो नई प्रोडक्ट बन रही है वो कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इधर जो आपस में कंबाइन हो रहे हैं उनको हमने क्या कहना है कि ये क्या है? हमारे पास रिएक्टेंट। यानी कि इस एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास कार्बन और ऑक्सीजन ये दोनों क्या हैं जी? हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं। तो रिएक्टेंट्स के साथ ही प्रोडक्ट्स की डेफिनेशन भी देख लीजिए, बिल्कुल सिंपल सी है। जहां पे हमने बात ये की है कि केमिकल रिएक्शन के अंदर जो सब्सटेंसेस आपस में रिएक्ट करते हैं, केमिकली कंबाइन होते हैं, उनको हम नाम दे देते हैं रिएक्टेंट्स का। तो उसी केमिकल रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट्स के रिएक्ट करने से, रिएक्टेंट्स के कंबाइन होने से, सब्सटेंसेस के कंबाइन होने से जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई नई प्रोडक्ट तो बनेगी। तो जो नई बनने वाली प्रोडक्ट है, द न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड, यानी कि जो नया सब्सटेंस आपके पास बनता है केमिकल रिएक्शन के दौरान, उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये क्या है? हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं। देखिएगा, द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। अब ये नीचे एक रिएक्शन दिया गया है जिसके अंदर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये दोनों आपस में केमिकली रिएक्ट करते हैं, कंबाइन होते हैं और एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाते हैं? मैग्नीशियम
ऑक्साइड बनाते हैं। अब तवज्जो करनी है आपने कि इस रिएक्शन के अंदर दो सब्सटेंसेस जो आपस में कंबाइन हो रहे हैं, इनको हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है रिएक्टेंट्स। अब इन दोनों रिएक्टेंट्स के कंबाइन होने से हमारे पास एक नया सब्सटेंस बन रहा है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है जिसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को मैं क्या कहूंगा कि ये मेरे पास क्या है, प्रोडक्ट है। अब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड किसकी प्रोडक्ट है, ये इन दो रिएक्टेंट्स की प्रोडक्ट है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की प्रोडक्ट है। यानी कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ने रिएक्ट किया तो इनके रिएक्ट करने से क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। इसके बाद देखिएगा कि हमारे पास है इरिवर्सिबल रिएक्शन। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन की टाइप्स। तो इसके अंदर दो मेजर टाइप्स हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन और रिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं, रिवर्स का मतलब क्या होता है कि जब कोई चीज जो है, कोई ऑब्जेक्ट जो है वो बैकवर्ड मूव कर रहा है। तो अब इरिवर्सिबल रिएक्शन है, यानी कि रिएक्शन के अंदर अब कोई भी चीज जो है रिवर्स आने वाली नहीं है। केमिकल रिएक्शन के अंदर होता क्या है कि रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करके क्या बना देते हैं, प्रोडक्ट बना देते हैं। मगर बात यह है कि जो इरिवर्सिबल रिएक्शन होंगे इनमें रिएक्टेंट्स रिएक्ट करेंगे, प्रोडक्ट बनेगी, मगर वो प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट के अंदर चेंज नहीं होगी। तो इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं, द केमिकल रिएक्शंस इन विच प्रोडक्ट्स डू नॉट रिकंबाइन, अंडरलाइन कर रहा हूं जी, प्रोडक्ट्स डू नॉट रिकंबाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स। इरिवर्सिबल रिएक्शन हमारे पास ऐसे केमिकल रिएक्शन की टाइप है जिसमें रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट्स तो बनाएंगे मगर प्रोडक्ट्स दोबारा रिएक्टेंट्स के अंदर कन्वर्ट नहीं होंगे। ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या नाम देंगे, इरिवर्सिबल रिएक्शन का नाम देंगे। अगर आप इसकी एग्जांपल देखें कि हमारे पास सोडियम है, सोडियम मेटल को लिया और वाटर के साथ क्या करवाया, इसका रिएक्शन करवाया। जब हम इन दोनों का रिएक्शन करवाएंगे, इन दोनों को रिएक्ट करवाएंगे, जब ये दोनों केमिकली कंबाइन होंगे तो ये क्या प्रोडक्ट बनाएंगे, ये बनाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस बनेगी। अब जरा देखिएगा कि ये रिएक्टेंट्स थे, ये हमारे पास प्रोडक्ट हैं। तो इरिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर क्या होगा कि ये जो दो प्रोडक्ट्स बनी हैं ये दोबारा से अगर आप कहें कि रिएक्टेंट के अंदर चेंज हो जाए तो वो चेंज नहीं होंगी। ये बात आपने याद रखनी है। इरिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर जब आपके पास एक दफा रिएक्टेंट्स मिलके प्रोडक्ट्स बना देती हैं तो वो प्रोडक्ट्स दोबारा रिएक्टेंट्स के अंदर चेंज नहीं होती। ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। इसके बाद देखिएगा कि इस रिएक्शन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये पेपर के अंदर क्वेश्चन भी आता है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है इसका वो नोट कीजिएगा कि दीज रिएक्शन आर सपोज टू कंप्लीट। ऐसे रिएक्शन को क्या किया जाता है, ऐसे रिएक्शन को सपोज किया जाता है कि ये क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। क्यों तस्वर किया जाता है ऐसा, आखिर इनमें ऐसी क्या बात है? तो सुनिएगा कि ऐसे रिएक्शंस जो होते हैं इनमें प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स के अंदर चेंज नहीं होती। तो जब ऐसे रिएक्शंस की हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ये रिएक्शन क्या है, कंप्लीट है। इसके बाद दूसरा पॉइंट देखिएगा, दे आर यूनिडायरेक्शनल। ये क्या होते हैं, यूनिडायरेक्शनल होते हैं। यूनिडायरेक्शनल का मतलब क्या है, यूनिडायरेक्शनल का मतलब यह है कि इनकी एक ही डायरेक्शन होगी। यानी कि देखिएगा रिएक्टेंट्स मिलके क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स। अब प्रोडक्ट्स ने दोबारा चेंज तो होना नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि जब रिएक्टेंट्स मिलके प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उनकी एक ही डायरेक्शन है। अगर प्रोडक्ट्स दोबारा चेंज हो रिएक्टेंट्स के अंदर फिर तो मैं कहूं कि ये दो डायरेक्शन के अंदर रिएक्शन होता है। मगर ये बात ये है कि ये करता क्या है, ये रिएक्टेंट्स को मिलाता है, रिएक्टेंट्स जो है रिएक्ट करते हैं, प्रोडक्ट बनती है, तो एक ही डायरेक्शन होती है इसकी, लेफ्ट टू राइट। तो इरिवर्सिबल रिएक्शन जो होते हैं यूनिडायरेक्शनल होते हैं। यूनि का मतलब क्या होता है, वन। इसके बाद थर्ड वाला पॉइंट देखिए कि अगर हमारे पास कोई रिएक्शन लिखा हुआ आ जाए और हमने देखना हो कि क्या ये रिएक्शन मेरे पास रिवर्सिबल है
क्या ये रिएक्शन मेरे पास इरिवर्सिबल है? तो आप ये फर्क किस तरह से करेंगे? यहां आप कोई रिएक्शन लिख रहे हैं तो आपने लिखना है इरिवर्सिबल रिएक्शन, तो आप ऐसा क्या करेंगे कि जिसको देख के ये पता चले कि ये रिएक्शन हमारे पास कौन सा है? इरिवर्सिबल। तो देखिएगा जरा इसका तीसरा पॉइंट क्या है। तीसरा पॉइंट इसका ये है कि आपने रिप्रेजेंटेशन इसकी लिखनी है। आप इरिवर्सिबल रिएक्शन को हमेशा रिप्रेजेंट करेंगे सिंगल एरो से, यानी कि अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है कि ये रिएक्शन मेरे पास इरिवर्सिबल है तो मैं क्या करूंगा? मैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान क्या लगा दूंगा? सिंगल एरो। ये सिंगल एरो इस चीज को रिप्रेजेंट करेगा कि ये हमारे पास जो गिवन रिएक्शन है, ये जो हमने रिएक्शन लिखा है, ये कौन सा है? इरिवर्सिबल है। तो ये तीन जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये आपने अपने माइंड में रखनी है। इसके बाद देखिएगा कि हमारे पास जो दूसरी टाइप है वो है रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शंस आपके पास ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें प्रोडक्ट्स दोबारा से चेंज होना शुरू हो जाती हैं। किसके अंदर? रिएक्टेंट्स के अंदर। रिवर्सिबल रिएक्शन में हमने क्या कहा था? इरिवर्सिबल रिएक्शन में हमने ये कहा था कि रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट बनाते हैं मगर प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट के अंदर दोबारा से चेंज नहीं होती। मगर हमारे पास जो रिवर्सिबल रिएक्शन होगा इसमें प्रोडक्ट्स दोबारा से रिकंबाइन हो जाएंगी। किसके अंदर? रिएक्टेंट्स के अंदर। तो डेफिनेशन देखिएगा, द केमिकल रिएक्शन इन विच द प्रोडक्ट्स कैन रिकंबाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स। यानी कि हमारे पास क्या होता है रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर कि रिएक्टेंट्स ने रिएक्ट किया, प्रोडक्ट बनाई, मगर वो प्रोडक्ट दोबारा से किसके अंदर चेंज होना शुरू हो जाती है? रिएक्टेंट्स के अंदर चेंज होना शुरू हो जाती है। अगर मैं इसकी एग्जांपल की बात करूं तो मेरे पास हाइड्रोजन है, आयोडीन है, तो ये हाइड्रोजन और आयोडीन रिएक्ट जब करते हैं तो ये क्या बनाते हैं? रिएक्टेंट्स। तो हाइड्रोजन और आयोडीन ये मेरे पास दो क्या हैं? ये दो मेरे पास हैं रिएक्टेंट्स हैं, और मेरे पास जो हाइड्रोजन आयोडाइड है ये मेरे पास क्या है? प्रोडक्ट्स हैं। अब जरा देखिएगा रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है? हाइड्रोजन और आयोडीन ने मिलकर बनाई हाइड्रोजन आयोडाइड, मगर ये हाइड्रोजन आयोडाइड दोबारा हाइड्रोजन और आयोडीन के अंदर क्या हो रही है? चेंज हो रही है। अब जरा गौर कीजिएगा कि हमारे पास इस रिएक्शन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या हैं। These reactions are never goes to completion. रिवर्सिबल रिएक्शन जो होते हैं ये कभी भी कंप्लीट नहीं होते। ये पॉइंट आपने याद रख लेना है एमसीक्यू के लिए भी, और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह से आएगा? शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह से आएगा, व्हाई रिवर्सिबल रिएक्शंस आर नेवर गोज टू कंप्लीशन, कि रिवर्सिबल रिएक्शन जो होते हैं ये कंप्लीट क्यों नहीं होते। तो आप इसका क्या जवाब देंगे? इसका जवाब इसकी डेफिनेशन के अंदर छुपा है। डेफिनेशन में हमने क्या देखा? डेफिनेशन में हमने ये देखा कि रिवर्सिबल रिएक्शन तो वो होते हैं जिनमें प्रोडक्ट्स रिकंबाइन हो जाती हैं रिएक्टेंट्स के अंदर। तो क्या हम ये जवाब लिखेंगे तो पूरा होगा? तो जवाब मेरा है बिल्कुल नहीं। आप साथ में क्या लिखेंगे? आप कहेंगे कि रिवर्सिबल रिएक्शन जो है ये ऐसा रिएक्शन है जिसमें प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की जो कंसंट्रेशन है वो क्या रहती है? सेम रहती है, यूनिफॉर्म हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, जिसकी वजह से ये रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होते। अगर किसी को ये अभी समझ नहीं आया तो कमिंग लेक्चर के अंदर जब हम लोग डायनामिक इक्विलिब्रियम को डिस्कस करेंगे तो डायनामिक इक्विलिब्रियम के अंदर मैंने बात ही रिवर्सिबल रिएक्शन से शुरू करनी है, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन के बगैर हमारा जो पूरा चैप्टर है, कमिंग चैप्टर जो है जिसके अंदर लॉ ऑफ मैथ सेक्शन आता है, इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आता है, वो रिवर्सिबल रिएक्शन के बगैर नहीं चलेगा। यानी कि जितने भी आगे टॉपिक्स आएंगे उन सभी के अंदर मैं बात किसकी करूंगा? रिवर्सिबल रिएक्शन की। तो सुनिएगा, रिवर्सिबल रिएक्शन की जो कैरेक्टरिस्टिक की बात मैं कर रहा हूं तो इसमें दूसरी देखिएगा, दे प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शन। क्या होता है? ये दोनों डायरेक्शन के अंदर। कैसे? देखिएगा, रिएक्टेंट्स मिलके प्रोडक्ट्स, ये एक डायरेक्शन होगी लेफ्ट टू राइट, मगर जब प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स के अंदर चेंज होगी तो ये कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी? राइट टू लेफ्ट। तो इसलिए मैं कहूंगा कि ये जो मेरे पास रिवर्सिबल रिएक्शन है ये क्या होते हैं? दोनों डायरेक्शंस के अंदर मूव करते हैं। दे आर प्रोसीडेड in both direction which is forward as well as backward। तो तीसरी इसकी देखिएगा,
तीसरी कैरेक्टरिस्टिक इसकी क्या है, तीसरा पॉइंट जो है हमारे पास वो ये है कि अगर मुझे कहीं पे जरूरत हो कि मैं जाहिर करूं कि मेरे पास ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान डबल एरो लगाना पड़ेगा। तवज्जो कीजिएगा, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग अ डबल एरो। तो ये डबल एरो आपको नजर आ रहा है बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अगर आपने इस रिएक्शन पे गौर किया है तो इधर भी क्या लगा हुआ है, डबल एरो लगा हुआ है। तो देखिएगा हमारे पास नेक्स्ट है फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें आपके पास रिएक्टेंट्स मिलके क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट्स बनाते हैं। देखिएगा, इट इज अ रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट्स। यानी कि रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर जो दो डायरेक्शन की मैंने बात की है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड की, उसी से मैंने ये दो डेफिनेशन मजीद निकाली हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन। तो फॉरवर्ड रिएक्शन के अंदर क्या होगा कि रिएक्टेंट्स मिलके क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट्स बनाएंगे। ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन है। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, तकरीबन ये 5 से 6 दफा पहले एग्जाम्स के अंदर भी आ चुका है कि फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन के अंदर क्या फर्क है, इन दोनों के दरमियान क्या फर्क है। तो आप इन दोनों में कैसे फर्क करेंगे, एक एक डेफिनेशन लिखेंगे, 3-3 ये पॉइंट लिखेंगे, तो 4 डिफरेंस हो जाएंगे एंड दैट इज इनफ फॉर 2 मार्क्स। तो देखिएगा फॉरवर्ड रिएक्शन के अंदर सबसे पहला पॉइंट क्या है, देखिएगा कि हमने क्या कहा फॉरवर्ड रिएक्शन की डेफिनेशन के अंदर कि रिएक्टेंट्स ने मिलकर क्या बनानी है, प्रोडक्ट्स बनानी है। देखिएगा कि ये रिएक्टेंट्स हैं, इन्होंने प्रोडक्ट बनाई, तो ये डायरेक्शन कौन सी है, लेफ्ट साइड पे रिएक्टेंट्स है, राइट साइड पे प्रोडक्ट है, तो लेफ्ट टू राइट, तो ये हमेशा लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन के अंदर क्या होगा, मूव ऑन होगा। इसके बाद सेकंड पॉइंट है, समझिएगा इसको, कि एट इनिशियल स्टेज द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज वेरी फास्ट, कि स्टार्ट में जो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट है वो बहुत ज्यादा होगा। अब ऐसा क्यों होता है, स्टार्ट में आखिर ऐसा क्या होता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बहुत ज्यादा होता है। तो मेरा बच्चा सुनिएगा, फॉरवर्ड रिएक्शन जब हो रहा होता है इनिशियल स्टेज पे, आपने कोई भी केमिकल रिएक्शन है, रिएक्शन करवाने लगे हैं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मैं आयरन और सल्फर को रिएक्ट करवाना चाहता हूं, तो जब मैंने रिएक्शन स्टार्ट करवाया है तो अब उस वक्त एक्सेस के अंदर रिएक्टेंट्स मौजूद है, यानी कि रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। तो रिएक्शन की कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से ज्यादा क्या बनेंगी, प्रोडक्ट्स बनेंगी। इस वजह से हम कह रहे हैं कि इनिशियल स्टेज पे रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से इसका रेट क्या होता है, ज्यादा होता है। तो अगर कभी क्वेश्चन आ जाए या कोई पूछ ले कि फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट है इनिशियल स्टेज पे वो ज्यादा क्यों होता है, आप इसका जवाब क्या देंगे कि इनिशियल स्टेज पे जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट्स की वो ज्यादा होने की वजह से हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है, ज्यादा होता है। इसके बाद देखिएगा कि हमारे पास आखिरी इसका पॉइंट है फॉरवर्ड रिएक्शन के जो पॉइंट है उसके, देखिएगा आखिरी पॉइंट जो है, इट स्लो डाउन ग्रेजुअली, यानी कि विद द पैसेज ऑफ टाइम इसका रेट क्या होता जाता है, स्लो होता जाता है। इसके बाद देखिएगा हमारे पास है बैकवर्ड रिएक्शन। बैकवर्ड रिएक्शन क्या होता है, बैकवर्ड रिएक्शन जो होता है ये ऐसा रिएक्शन है जो रिवर्स आएगा, जो बैक आएगा। तो ऐसे रिएक्शन के अंदर आपको क्या लगता है क्या होगा, तो जाहिर सी बात है आप कहेंगे कि सर ऐसा रिएक्शन है ये कि जिसमें प्रोडक्ट्स दोबारा से वापस आना शुरू हो जाएंगी। किसके अंदर आएंगी, जिससे वो मिलके बनी है। तो किससे मिलके बनी थी, रिएक्टेंट से मिलके बनी थी। तो इसका मतलब ये है कि ये ऐसा रिएक्शन है जिसके अंदर प्रोडक्ट्स रिएक्ट टू प्रोड्यूस रिएक्टेंट, यानी कि ये ऐसा रिएक्शन होगा जिसमें आपके पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो दोबारा से किसके अंदर चेंज होंगी, क्या प्रोड्यूस करेंगी, रिएक्टेंट्स को प्रोड्यूस करेंगी। इसकी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो जल्दी से देख लीजिएगा कि सबसे पहली जो है इसकी डायरेक्शन के बारे में है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन के अंदर हमने बात ये की थी कि ये डायरेक्शन हमेशा लेफ्ट टू राइट चलेगा। तो अगर मैं बात करूं बैकवर्ड रिएक्शन की तो ये बिल्कुल ऑपोजिट है किसके, फॉरवर्ड रिएक्शन के। तो फॉरवर्ड रिएक्शन अगर लेफ्ट टू राइट जाता था तो बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगा, राइट टू लेफ्ट मूव करेगा। क्या मूव करेगा, राइट टू लेफ्ट मूव करेगा। इसके बाद देखिएगा इसका सेकंड पॉइंट है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन के अंदर हमने देखा था कि इनिशियल स्टेज पे रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से इसका रेट ज्यादा था।
तो बात यह है कि बैकवर्ड रिएक्शन की अगर बात करूं तो इनिशियल स्टेज पे इसका रेट क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है, ना होने के बराबर होता है। ऐसा क्यों है? इनिशियल स्टेज पे देखिएगा रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन क्या है, मैक्सिमम है, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन क्या है, बहुत कम है, ना होने के बराबर है। मीन टू से कि पहले रिएक्टेंट्स रिएक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट बनाएंगे, तो जब प्रोडक्ट ही नहीं बनी अभी तक तो बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कहां से आना है? इस वजह से हम ये बात कर रहे हैं कि इनिशियल स्टेज पे जो रेट है रिवर्स रिएक्शन का वो क्या होता है, वो होता है नेग्लिजिबल। तो तीसरा पॉइंट और आखिरी पॉइंट आज के लेक्चर का कि इट स्पीड अप ग्रेजुअली। अब क्या होता है कि ये आहिस्ता आहिस्ता इसका रेट बढ़ना शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? अब देखिए ना कि रिएक्शन आपने स्टार्ट करवाया है, तो रिएक्शन जब आपने स्टार्ट करवाया है तो इसका मतलब ये है कि रिएक्टेंट्स मिलके प्रोडक्ट्स बनाना शुरू हो गए हैं। तो प्रोडक्ट्स बनेंगी तो ये रिएक्शन स्टार्ट होगा ना, क्योंकि इस रिएक्शन में होना क्या है? इस रिएक्शन में प्रोडक्ट्स ने चेंज होना है, किसके अंदर? रिएक्टेंट्स के अंदर चेंज होना है। तो अब देखिएगा जरा पास्ट ईयर क्वेश्चन जो हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं कि वो क्या हैं। तो पास्ट ईयर क्वेश्चंस के बारे में जरा देखिए कि व्हाट आर इरिवर्सिबल रिएक्शन, गिव फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ देम। तो अभी हमने ये डेफिनेशन भी देखी इसकी, ये देखिएगा कि ये ऐसे रिएक्शन है जिसमें प्रोडक्ट्स डू नॉट रिकंबाइन इनटू रिएक्टेंट्स। ये इसकी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये आपने मेंशन करनी है। गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। तो रिवर्सिबल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास कहां पे लिखी हुई हैं? ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास लिखी हुई हैं, 2 नंबर के लिए बोथ है। इसके बाद देखिएगा व्हाई रिवर्सिबल रिएक्शन नेवर कंप्लीट। इस सवाल का जो जवाब है ये कमिंग लेक्चर में दोबारा आएगा, जिसके अंदर हमने डिस्कस करना है डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम जब मैं करवाऊंगा तो उसमें मैंने आपको बताना है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल होता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। तो जब मैं ये बात करूंगा तो ग्राफिकली आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। इसके बाद देखिएगा डिफरेंशिएट बिटवीन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन। तो देखिएगा एक एक डेफिनेशन आपके पास लिखी हुई है और ये 3-3 पॉइंट है, तो 4 डिफरेंस आपके बन जाएंगे। टेबल बना के खूबसूरत सा करके पेपर के अंदर मेंशन कर दीजिएगा। इसके बाद आखिरी क्वेश्चन है, क्योंकि पंजाब के जो बोर्ड्स हैं उनमें ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है इस चैप्टर में से। तो देखिएगा गिव अ डिटेल अकाउंट ऑन इरिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल रिएक्शन। तो ये अकेला क्वेश्चन भी आ जाता है रिवर्सिबल का, मगर वो आता है विद रिस्पेक्ट टू डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो इसमें आप क्या लिखेंगे? इरिवर्सिबल रिएक्शन की डेफिनेशन लिखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में बताएंगे और डायनामिक इक्विलिब्रियम के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं कल के लेक्चर में। कल के लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस करना है डायनामिक इक्विलिब्रियम को, हम डिस्कस करेंगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम को, हम डिस्कस करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम को, और इन सब चीजों को हम एक्सप्लेन करेंगे ग्राफिकली। तो ग्राफिकली इन चीजों को, इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, यानी कि कल हमने जो पढ़ना है उसमें से पेपर के अंदर क्या आता है? लॉन्ग क्वेश्चन आता है। तो शॉर्ट भी आता है, एमसीक्यू भी आता है, मगर ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए एंड स्टे कनेक्टेड विद अस। अल्लाह।